कि चैप्टर नंबर 9 हमने इस वीक के लिए रखा हुआ है, बिकॉज चैप्टर नंबर 6 के आई डोंट नो आपने कितने वीडियो लेक्चर्स देखे, बट अगर नहीं देखे या देखना स्टार्ट नहीं किए, आधे अधूरे देखे हुए हैं, प्लीज जितने वीडियोस अपलोड हो चुके हैं देखना स्टार्ट कर दो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, तभी डाउट्स पूछ पाओगे नेक्स्ट वीक में। 7 चैप्टर और 8 चैप्टर थोड़े बड़े हैं, सो जिन जिन स्कूल्स में एग्जाम चल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे एग्जाम्स की वजह से, सो दैट आपका एक ऐसा चैप्टर हो जाए जो छोटा है, इजी है, और वो लोग भी बाद में कर पाए, इसलिए चैप्टर 9 हमने लिया है। बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा है, इजी है, ऐसा नहीं होगा बहुत टेक्निकल होने वाला है। आप खुद भी पढ़ेंगे, अगर पूरे चैप्टर को सिर्फ रीड भी करेंगे तो 60% चैप्टर रीड करने से ही आ जाएगा, इतना इजी है। तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको यहाँ पर। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, चैप्टर नंबर 9, जिसको अगर आइडिया ना हो। कुछ टर्मिनोलॉजीज होगी पहले चैप्टर में जो आपको समझनी जरूरी है आगे के पार्ट को समझने के लिए, जैसे इलास्टिसिटी क्या होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक फटिग, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे आपको दी गई है, बड़ी इजी है। मैं अब आपको 10 मिनट देता हूं, 10 मिनट्स, पूरा पेज आप लोग रीड करेंगे, देन वन बाय वन मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करेगा, एंड देन बाकी सपोर्ट मैं दे दूंगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 100, सेंचुरी है, देखो 100 पेज नंबर पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब आपको रीड करना है, बहुत इजी है, इसलिए रीड। इमेजिन तो कर पा रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज, फिजिक्स सब्जेक्टिव लैंग्वेज नहीं है कि पढ़कर समझना है चल क्या रहा है, डे टू डे लाइफ वाली बात हो रही है। रबर बैंड, स्पंज, ये दो ही एग्जांपल दिमाग में रख लोगे तो सब क्लियर हो जाएंगी डेफिनेशन। हाँ निश्चित, च्युइंगम भी ले ले तू। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने रीडिंग कंप्लीट कर लिया है, सो लेट्स स्टार्ट विद धनवी। हाय धनवी, हाउ आर यू? धनवी, व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? So it is a force which changes the shape and size of an object. Yes,
It is the force which changes the shape and size of an object, of the object. Basically आप एक स्पंज का एग्जांपल ले सकते हो. अगर मैं स्पंज को यहाँ पर रख के अंदर की तरफ कंप्रेस करूं तो स्पंज का शेप, साइज सब चेंज हो जाएगा. तो जो फोर्स मैंने लगाया है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में? डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है, ये पहला डेफिनेशन था. अब जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद मैं अपना लगाया हुआ फोर्स हटा लूं तो सृष्टि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? Sir, can you repeat? मेरा आवाज आपको आ रहा है सबको? Yes, sir, आ रहा है. ठीक है ना? मुझे ऐसा लगा नहीं सबको क्लियर ना पहुंच रहा हो किसी वजह से. ऑलराइट, सृष्टि क्वेश्चन ये था, अगर मैंने मेरा लगाया हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर लिया, हटा दिया, तो तेरे अकॉर्डिंगली क्या क्या चेंजेस तू ऑब्जर्व करेगी? सर उसमें साइज और लेंथ चेंज हो गया. मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और मैंने स्पंज को कर दिया कंप्रेस. अब जैसे ये किया और मेरा फोर्स हटाया, इसके बाद का सिनेरियो सृष्टि में पूछ रहा हूं, अब क्या होगा? सर वो वही जगह पे आ जाएगा. दैट मीन्स वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करेगा. यस यही कहना चाह रहे हो? ऑलराइट. कौन सा फोर्स उसे अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने में हेल्प करता है शैली? Sir, elasticity. Elasticity is the force? Elastic force. No. आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट गया हूं मैं थोड़ा सा. मैंने ये चैप्टर नंबर 5 में बताया था ये चीज कि जब मैं एक स्पंज को या स्प्रिंग को कंप्रेस करता और अपना लगाया हुआ फोर्स हटा देता, तो ये तो सब इमेजिन कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन करता है. बट उसको अपने ओरिजिनल शेप और साइज पर लेकर जाने वाली फोर्स का नाम चैप्टर 5 में मैंने बताया था. शैली कुछ भी याद आ रहा है उससे रिलेटेड? जो फोर्स ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने में हेल्प करती है, रीस्टोर करने में हेल्प करती है. Restoring force. कौन सी फोर्स? Restoring force. यस, रीस्टोरिंग फोर्स. अरे हाँ वासव, हाय. कब से हाय कर रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, अब डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पर कि वो कंप्लीटली अपनी पोजीशन को रीगेन कर पाता है या नहीं कर पाता, या बीच में कुछ उसके अंदर डिफॉर्मेशन रह जाता है. तो अगर एक बॉडी अपना ओरिजिनल, ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी ही अपना ओरिजिनल शेप और साइज कंप्लीटली रीगेन कर ले, तो जो प्रॉपर्टी उस बॉडी की उसको ये करने में हेल्प करती है, उस प्रॉपर्टी को जानवी हमने क्या नाम दिया है? इलास्टिसिटी. यस, इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लेकर आती है. बट सुजल, उस बॉडी को क्या नाम दिया गया है? इलास्टिक बॉडी. यस. तो देखिए दोनों चीज में डिफरेंस है. बॉडी का नाम रखा गया इलास्टिक बॉडी, बट जो प्रॉपर्टी उसको ये करने में हेल्प कर रही है, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में कंप्लीटली रीगेन करने में हेल्प कर रही है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी. और जो फोर्स उसको अपनी ओरिजिनल शेप और साइज पे लेके आती है शैली, उस फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. आई होप ये 3 टर्म आपको क्लियर है. इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी, restoring force, and one additional term, deforming force. Is that clear? All right, आगे बढ़ते हैं. अब यही चीज
निशित बोलता है सर च्युइंगम में हम ऑब्जर्व नहीं करते, या क्ले, कोई क्ले से आपने खेला ही होगा कभी ना कभी, देखा हो, या मर्ड ले लो, बहुत मिलेगा बाहर, बारिश है अभी तो यहां पर ये प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि जब मैं क्ले को कंप्रेस करता हूं तो ये जो फोर्स मैंने क्ले पे लगाया दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, बट साला जब ये फोर्स हटाता हूं तो क्ले वापस अपनी ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आता, ये कंप्लीटली डिफॉर्म हो चुका होता है। तो जो प्रॉपर्टी उसको अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आने देती है वो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? स्तुति। हेलो स्तुति। अरे स्तुति तो अच्छा वो रही, खो गई थी। स्तुति am I audible? Because you aren't. स्तुति में कुछ प्रॉब्लम है। रिया। सर प्लास्टिसिटी। यस, जो प्रॉपर्टी उसको अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं करने देती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एंड कानन, बॉडी को क्या बोलेंगे? हेलो यस कानन। सर, सर प्लास्टिक बॉडी। यस, प्लास्टिक बॉडी। तो प्लीज केयरफुली वर्ड्स को यूज करना। प्रॉपर्टी बोला जाएगा तो इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, बॉडी बोला जाएगा तो इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी। क्लियर है? जैसे हमारे कार्टून्स होते हैं, कैसा भी दबा दो प्रेस बन जाएंगे, कुछ भी हो जाए पर वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेते। टॉम एंड जेरी में सबने देखा होगा। ये वो बॉडी कैसी हो गई? इलास्टिक बॉडी। कुछ भी कर लो, कैसा भी उनको कंप्रेस कर दो, काट दो, पीट दो, जो भी करना है कर दो, ओरिजिनल शेप साइज में आ ही जाएंगे। तो वो एक हमारा एग्जांपल हो जाता है इलास्टिसिटी का। ऑलराइट, अब डेफिनेटली आप लोगों ने कभी ये देखा होगा कि जब आप एक वायर को लेके बेंड करते हो फिर अनबेंड, मतलब ऐसे जब उसको बेंड अनबेंड कर रहे होते हो तो एक टाइम के बाद वो टूट जाता है। या एक रबर को लेना, हेयर बैंड वाला, उसको आपने स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज पे आता है। फिर स्ट्रेच किया, फिर छोड़ दिया, वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में आता है। फिर आप उसको स्ट्रेच करने लगे, एक पॉइंट आएगा जब वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा। मतलब आना तो यहां पर था बट अब यहीं पर आकर रुक गया, मतलब उसमें कुछ कंप्लीटली परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका है। कब? जब मैंने उसको एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच कर दिया। जब तक यहां तक स्ट्रेच कर रहा था तब तक चल रहा था, यहां तक कर रहा था चल रहा था, पर इस लिमिट को क्रॉस कर दिया और स्ट्रेच करके फिर छोड़ता हो तो साला आना यहां पे था, आया नहीं, यहीं पे आया। मतलब उसमें इतना सा परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है, लेंथ परमानेंटली बढ़ चुकी है। तो जो लिमिट मैंने क्रॉस की उसकी, मिस्टर फेरिन, उस लिमिट को क्या नाम दिया जाता है? सर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो पर्टिकुलर लिमिट है जिस लिमिट को अगर आपने क्रॉस कर दिया तो ऑब्जेक्ट अपनी डिफॉर्मिंग फोर्स को आप रिमूव भी कर दो, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं करेगा। उसमें कंप्लीटली कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका होगा, उसकी लेंथ, फॉर एग्जांपल लेंथ कंप्लीटली बढ़ चुकी होगी कुछ अमाउंट से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलास्टिक लिमिट के लिए। So it is the maximum deforming force up to which a body retain its property of elasticity. मतलब elasticity वो बॉडी थी, सॉरी ये वो प्रॉपर्टी थी
जो उसको अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे लेके आती थी, पर उसकी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं सारा खींचे चले जाओ दूसरे रूम में ले गए खींच के, ऐसा नहीं है। एक लिमिट होगी, जिस लिमिट के बाद अगर स्ट्रेच किया तो फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा, और चांसेस है थोड़ी देर बाद टूट भी जाए, ब्रेक हो जाए, उस पे भी हम आएंगे। सो बट आइडियली कोई भी बॉडी ना परफेक्टली इलास्टिक होती है ना परफेक्टली प्लास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हो तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करनी चाहिए। अब आपकी नेकेड आई से आप देखते हो तो आपको लगेगा उसने ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लिया है, बट जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कुछ तो एलोंगेशन आ ही चुका है, जो आपको ऐसे पता नहीं लग रहा था, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके पता लगा। इसलिए हम बोलते कोई भी बॉडी ना तो परफेक्टली इलास्टिक होती है ना प्लास्टिक। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने क्ले को प्रेस किया, कंप्रेस किया, तो उसका वो बिल्कुल भी बाहर आने का उसने ट्राई नहीं किया होगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ ना कुछ तो वो आया ही होगा, बट क्योंकि वो आपको दिखा नहीं आते हुए, वो चेंज आप नॉर्मली डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, इसलिए क्ले को आपने क्या बोल दिया, च्युइंगम को आपने क्या बोल दिया, प्लास्टिक बॉडी। क्लियर है इतना? यहां तक क्लियर हो तो प्लीज गिव मी थम्स अप, और डाउट हो तो प्लीज रेज हैंड। दो ही ऑप्शन है आपके पास। वेरी गुड। यस हेली। सर फिर स्लाइम्स को क्या कहेंगे? किसे? स्लाइम। स्लाइम? अब मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे अभी पता नहीं लग रहा स्लाइम आप किसको कह रहे हो। सर मतलब वो क्ले जैसा होता है बट क्ले नहीं, वाटरी फीलिंग आती है जब उसको हाथ में पकड़ते हैं तो। जेली टाइप्स? यस, जेली टाइप। यार पहली बात, उस जेली को भी आप कंप्रेस करते हो तो छोड़ने पर वो अपना ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन करने का कुछ तो ट्राई करती है। सर वो ओरिजिनल शेप में तो नहीं आती, पर होती नहीं है, बिकॉज एग्जैक्टली इसलिए क्योंकि उसका कोई एग्जैक्ट शेप साइज नहीं है। आप जिस भी मतलब वो ऐसा है कि जिस जैसा भी डालोगे जिस भी कंटेनर में वैसा हो जाता है, तो वो थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक चल जाएगा यहाँ से। बट वो ना, वो भी इनके बीच में होगा, ना तो परफेक्टली प्लास्टिक में जाने वाला है ना परफेक्टली इलास्टिक पे जाने वाला, कहीं बीच में होगा। थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो जाएंगे और थोड़ा बहुत रिटर्न आते हुए दिखेगा भी, तो कहीं बीच में इन बिटवीन आप उसको कंसिडर करो। ओके सर। ओके ओके। ऑलराइट। तो अभी हाल हम एक दो पॉइंट्स और बाकी है, जैसे कि एक आपने पढ़ा इलास्टिक फटिग, पढ़कर पता लग गया होगा कि बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाना रिमूव करना, लगाना रिमूव करना, लगाना रिमूव करना, एक वक्त के बाद वो जो भी बॉडी है वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देगी और अल्टीमेटली वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ पाती है। तो जो लॉस उसमें होता है, उसकी प्रॉपर्टीज में जो लॉस होता है, उसको हम इलास्टिक फटिग बोलते हैं। बट जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे स्पंज को कंप्रेस कर रहे थे और वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दे, तो ये स्पंज को अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने में कुछ टाइम तो लगेगा, बहुत नॉमिनल होगा पर कुछ तो लगेगा। उस टाइम को क्या नाम दिया गया है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। लास्ट डेफिनेशन पेज का, कि वो टाइम डिले जो कि एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है उसको अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने में, उस टाइम डिले को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। या सीट? सर वाटर क्या होता है, प्लास्टिक या इलास्टिक? यार इसको हम बॉडीज में काउंट नहीं करेंगे। अगेन वही, जैसे उसने जेली वाला एग्जांपल लिया था कि वाटर का कोई शेप और साइज फिक्स ही नहीं है, जिस कंटेनर में डालोगे वैसा वो हो जाएगा। तो ये सब तब हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम देखो, तो सर वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ये सभी चीजें हम सॉलिड्स के लिए बात कर रहे हैं। लिक्विड्स के केस में क्या होता होगा, उसके लिए चैप्टर नंबर 10 पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो ये जो इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी जो होती है वो एक सॉलिड बॉडी के लिए है,
जेली लाइक सब्सटेंस या वाटर वो इसके अंदर एक्चुअली काउंट नहीं किया जाता है। तो सर व्हाट अबाउट कर्ड? यस, कर्ड सर, कर्ड, दही दही। तो कर्ड का तू क्या करेगा, किस फॉर्म में ले रहा है? वो भी सर सॉलिड है। कहाँ सॉलिड है? तो सर उसकी तो सर शेप होता है ना सर। पर मेल्ट तो हो जाता है ना, हमेशा सॉलिड ही होता है। चीज की क्यूब की तरह खाता है कर्ड को? नहीं सर। नहीं, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ लिक्विड में ही जाएगा। कर्ड के अंदर वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये सब सॉलिड्स में नहीं आते ही। सॉलिड्स में हाँ सर। जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका शेप साइज थोड़ा फिक्स होता है, या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सॉलिड्स मतलब क्या, जैसे मैं रबर की बात करूं तो भी वो स्ट्रेच होता है, पर उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो सॉलिड्स जब हम इस चैप्टर में कुछ भी बात करेंगे तो अपने दिमाग में सॉलिड्स लाना, कोई दूसरे स्टेट में मत जाना। गैस के लिए चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है आपको केटीजी। फ्लूइड्स लिक्विड्स के लिए चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है। हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को अलग अलग पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ सॉलिड की बात की जाएगी, चैप्टर नंबर 10 में लिक्विड्स की बात की जाएगी, चैप्टर नंबर 13 में सिर्फ गैसियस स्टेट की बात की जाएगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ सॉलिड्स को दिमाग में लेके चलिएगा। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है। अब बात ये होती है कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स की हम अभी बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने में हेल्प किया करती है, इसके लगने का रीजन क्या होता होगा? कोई तो रीजन होगा जो ये फोर्स लग रही है। अगर मैं स्पंज को अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा हूं तो साला बाहर की तरफ लगती है, बाहर की तरफ एक रबर को स्ट्रेच कर रहा हूं तो अंदर की तरफ लगती है, उसको ओरिजिनल शेप और साइज पे लेके जाती है। तो इसके पीछे का बेसिकली फिजिक्स क्या है, क्यों ये लगती होगी, वो आपको एक्सप्लेन करना है। उसी का मॉडल आपको पॉइंट नंबर 3 में एक्सप्लेन करने का उन्होंने ट्राई किया स्प्रिंग बॉल मॉडल से। उसको पढ़ो, उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूं जो आपको पहले से पता है। हर बॉडी एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और हर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है किसी बॉडी में वो फिक्स होता है। मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी की बात करूं, ये इसके मॉलिक्यूल्स है, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है। और अभी हाल ये सभी मॉलिक्यूल्स अपनी कौन सी पोजीशन पर होते हैं? कोई पोजीशन का नाम बता दे, मजा आ जाएगा। वर्ड चैप्टर 5 में सीखा था। वेरी गुड निशित। ये सभी मॉलिक्यूल्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? उन पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है? 0। याद आया कुछ वर्ड सुन के? अब प्रॉब्लम क्या है, इक्विलिब्रियम का बेसिक जनरल सेंस में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन ज्यादा रिलेट कर पाओगे। मतलब ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें ये मॉलिक्यूल्स रहना पसंद करते हैं। आपने उनपे कोई फोर्स जब नहीं लगाया होता या नेट फोर्स 0 होता है, तब वो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, और उसी कंफर्ट जोन को हम बोलते हैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब आपने ऑब्जेक्ट को किया कंप्रेस तो आपने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को किया डिस्टर्ब, मतलब छेड़ दिया उसे। वो इतनी दूर रहना चाहता था और आप लिया है इतने नजदीक। उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पे थी और आपने कंप्रेस करके उनके बीच का इस डिस्टेंस को कर दिया कम। अब क्या होगा? क्या वो यहां पे रहना चाहता है? नो, रहना नहीं चाहता। बट क्योंकि आप उसे दबा के रखे हुए हो, कंप्रेस करके रखे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, इस वजह से उसको जबरदस्ती वहां पे रहना पड़ेगा। बट जैसे ही आप अपना लगाया हुआ फोर्स हटाते हो तो उसको मौका मिल जाता है कहां पर जाने का? वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इस वजह से क्या होगा,
इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। अब फिजिक्स के वर्ड पे मैं डायरेक्ट जा रहा हूं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, जो इनको कहां पे लेके जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। और उसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है? रीस्टोरिंग फोर्स। ये तब भी पॉसिबल होगा जब आप इसको स्ट्रेच करते हो। मतलब अगर आपने खींच कर इन्हें दूर कर दिया तो भी आपने उसको अपने कंफर्ट जोन, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया है, जहां पर वो रहना नहीं चाहता है, फिर भी उसको रहना पड़ रहा है। पर जिस वक्त उसको मौका मिलेगा वो किसकी तरफ भागेगा? अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। मतलब तब रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। इधर कहां लग रहा था? बाहर की तरफ। मतलब होता हमेशा कौन सी तरफ है? टूवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसका एक बेसिक एग्जांपल समझो। अब कंफर्ट जोन की बात की तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। सपोज करो आज यही क्लास हम क्लास ऑफलाइन ले रहे होते हैं, क्लास में 30 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, मैं स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे सामने होता और मैं आप में से किसी एक को पिक करता और बोलता कि जो मैंने बोला है अभी तक, जो मैंने समझाया है, जो जनरली मैं कर लेता हूं, वो आके तुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा सामने आके। अब ये चीज स्कूल में भी कभी ना कभी आपके साथ हुई है। जिस मोमेंट पर टीचर आपका नाम बोलता है, सबसे पहले तो तब फटती है, पहले मोमेंट इसने नाम ले लिया है। दूसरा, जब वो आपको सामने बुलाएगा तो आपकी थोड़ा और लेवल बढ़ेगा डर का कि अब तो सामने जाना पड़ेगा। मतलब आपके दिमाग में बेइज्जती होने का बहुत बड़ा खतरा है कि अब तो होने वाली है बेइज्जती साहब। अब आप गए टीचर की जगह पे सामने, अब क्या आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अभी तक सबके सर दिख रहे थे और टीचर का फेस तो प्रॉब्लम नहीं था, और अब सबके फेस दिखेंगे, सबके एक्सप्रेशन देख पाओगे, तो हमारा दुख समझ पाओगे कि हम जब सामने खड़े होते तो क्या होता है। अब मैं अगर आपको सामने बुलाकर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बोलता और बाय चांस आपको आता है नहीं आता है वो तो सेकेंडरी है, पर पहला थॉट आपके दिमाग में क्या चल रहा होता सामने आने पर, वो थॉट मैं आपसे जानना चाहूंगा। एनीवन, जब आप सामने जाते हैं तो आपके दिमाग में वो सबसे पहला थॉट, और इसको कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के नहीं बताएगा, थॉट है तो सबको पता लगना चाहिए, तो रेज हैंड कीजिए। कोई नहीं, सबके एक ही थॉट होता है। देखो मैं खुद बताओ, इससे अच्छा खुद बताओ, क्या थॉट तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है जब टीचर सामने बुला लेता है? यस, दृष्टि, दृष्टि ने हिम्मत दिखाई है। देखो ये सर एक ही थॉट होता है कि सिर्फ मुझे क्यों पकड़ा ऐसा। मुझे क्यों पकड़ा, सही बात है। वो तो गुस्सा आता है, सब मैं ही दिखी इतने सारों में। ठीक है, ठीक है। विश्वा, ऐसा थॉट आता कि पता तो है पर एक्सप्लेन कैसे करूं अगर कुछ गलत वर्ड बोल दिया तो। ठीक है, ठीक है, वो भी सही बात है। वो बेइज्जती का डर तो सबको है, कहीं ना कहीं सबको लगा कि साले हम यहाँ पे बैठ के इसकी उड़ाते थे, अब ये मेरी उड़वा रहा है। यस हीत। सर डर तो बेइज्जती का नहीं होता है, मगर 2-3 को सर हम साथ में लेके जाए तो सर बेइज्जती का डर नहीं होता। झुंड में ही जाना है, अकेले नहीं जाएंगे हम। हाँ सर, तो दोस्तों के साथ तो सर बेइज्जती का डर नहीं होता। पार्टी करने थोड़ी ना ले जा रहा हूँ, साथ में आओ, जिसको जो इच्छा है बोलो, मगर बुलाऊंगा अकेले को ही। और अरे मैं जो सुनना चाहता हूँ मगर वो सर कोई बोल नहीं रहा है, पर ठीक है, मैं थॉट प्रोसेस तो जान लूं, फ्यूचर में काम आएगी। यस हीत। यस हीत, बोलिए। अच्छा नहीं, ऑलराइट ऑलराइट। प्रिंस। सर सारे थॉट आने ही बंद हो जाते हैं। सर ब्लैंक, फेंट होने का डर लगता है, अभी चक्कर खा के गिरेंगे। बेहोश होने ही वाले। ऑलराइट, ठीक है, यस सर। ठीक है। फेरिन। सब बैक बेंचर को तो सबसे पहले टीचर को गालियां देने की इच्छा होती है। वो तो देखो, जब तक टीचर को गाली ना पड़े तब तक टीचर की रिस्पेक्ट ही क्या है। टीचर जिसको गालियां पड़ती वही रिस्पेक्टफुल टीचर है। ठीक है, हेली। यस सर, वो फेरिन वाला ही मतलब।
हेलो। सर आप म्यूट हो गए हैं। ओके सॉरी पंथ। सर पहला तो ऐसे ही होता है, मुझे नहीं जाता। अब ऑप्शन थोड़ी ना देता, टीचर भी तो खड़ूस है, हाँ बुला हाँ, के ही पर मानेगा। अंदर से तो ऐसा होता है ना। सही बात है। फिर अगर चला गया पंथ फिर क्या होगा? तू बहुत नजदीक है सही आंसर के, चला गया अब क्या होगा? ये उल्टे सीधे आंसर देने। नहीं उल्टे सीधे तो हिम्मत ऐसी, मतलब फीलिंग नहीं आती है, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। पर तू जैसे पहले जाना नहीं चाहता था, मतलब अपनी सीट को छोड़ना नहीं चाहता था, पर जाने के बाद क्या होगा? सर बेल बजने की देर करते कि बेल बज और जाए और मैम चले जाए। ऑलराइट, बड़े अनोखे अनोखे थॉट्स पता लग रहे हैं। वो भी सही है, हमारे साथ भी होता था। अच्छा मैं बताता हूँ यार, आपको सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि जो भी हो सही आंसर दो गलत आंसर दो, मुझे मेरी सीट पर भेजो। यहाँ पे ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं है, मुझे स्टेज पे खड़े होने की आदत नहीं है, वापस मेरी सीट पे भेजो, मैं नहीं खड़े रह रहा यहाँ पर। नहीं आता दिमाग में कि वहीं पे बस टीचर, अब जब तक आप हो तब तक मैं यहीं पे रहूंगा या रहूंगी। तो पॉइंट क्या है यहां से सीखने को क्या मिला कि जब आपकी सीट क्या थी, आपका कंफर्ट जोन, जहां पे आप रहना पसंद करते थे। बट जैसे ही मैंने आपको अपनी सीट से उठाकर स्टेज पर बुलाया, तो मैंने क्या किया, आपके कंफर्ट जोन को छेड़ दिया और आपको कैसे जोन में ले आया जहां पे आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। तो जैसे ही आप स्टेज पर आओगे, आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? मैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भागू, अपने कंफर्ट जोन पर भागू। ये एटम भी वही करता है, वहीं से ये थॉट हमारे दिमाग में आए हैं। अच्छा एक और एग्जांपल, कभी आपने ये फेस किया होगा, कभी पेरेंट्स के साथ आप रिलेटिव के घर वर जाते हो, बहुत नींद आ रही है, जानते भी नहीं हो रिलेटिव को, पर जाना पड़ रहा है, पेरेंट्स है क्या करें, बहुत नींद आ रही है। अब इतनी नींद आ रही कि आपकी आंखों में वो नींद रिलेटिव को दिख गई, तो कर्टसी के तौर पर उन्होंने बोला कि चलो ऊपर हमारा बेडरूम है, अगर उधर हमारा बेडरूम है, प्लीज तुम जाके रेस्ट कर लो, सो जाओ, पेरेंट्स लोग बात कर रहे हैं बड़ी। अब डेफिनेटली नींद तो इंपॉर्टेंट है, तो हम उस वक्त शर्म ना खा के हम चले जाएंगे रूम में कि चलो सो ही जाते हैं, छोड़ो। बट जब आप उस रूम में जाके लेटते हो, तो वो कंफर्ट फील नहीं कर पाते जो अपने घर के रूम में कर पाते हो। साला वर्टिकल लेटना है, डायगोनल लेटना है, हॉरिजॉन्टल, जो करना है जैसा करना है, आप लेटते हो, बिस्तर खराब हो रहा है, चादर खराब हो रही है, ब्लैंकेट पड़ा है, कोई टेंशन नहीं है। पर साला उधर एकदम स्ट्रेट सावधान वाली पोजीशन होती है ना, वैसे ही लेटे पड़े बिस्तर पे, कुछ खराब ना हो जाए, बिस्तर पे कुछ मे बी मतलब सल ना आ जाए, कुछ भी ऐसा। एक कंफर्ट जोन नहीं है आपका वहां पर। क्यों? और जब वहां पर आप जाओगे तो आपके माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आएगा? काश मैं अभी मेरे घर के रूम में होता, लेकिन नींद आ रही है। तो बेसिकली घर का रूम क्या था? योर कंफर्ट जोन, जहां से आप डिस्टर्ब होके चले गए उनके रूम में, जो कि कंफर्ट जोन नहीं था। बट जैसे ही आपको अपने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाना पड़ा, ऐसा जो आपका कंफर्टेबल पोजीशन नहीं था, दिमाग में पहला थॉट आता है काश मैं अपने उस कंफर्ट जोन में होता, कंफर्टेबल पोजीशन में घर पे सो रहा होता बिना टेंशन से, या सो रही होती। तो पॉइंट समझ में आ रहा है ये रीस्टोरिंग फोर्स लगने का, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस या स्ट्रेच करते हो, तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, कंफर्ट जोन म्हणजे इक्विलिब्रियम, फिजिक्स में इक्विलिब्रियम बोलूंगा मैं, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के आगे एक एडजेक्टिव और लगा दूंगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हो जहां आप रहना पसंद करते हो। बट जैसे ही आपको या इस मॉलिक्यूल को अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से डिस्टर्ब करके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे लेकर आ गए, ये क्या करेंगे? पूरा ट्राई मारेंगे कि वापस से हम हमारी
स्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव करे, हमारे कंफर्ट जोन को अचीव करे। तो जो फोर्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये करने में हेल्प करती है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में? रीस्टोरिंग फोर्स। आई होप ये दो एग्जांपल से ये रीस्टोरिंग फोर्स तो याद रहेगा। ठीक है, अब आपको जो याद रखना है, जैसे याद रखना है अपनी कॉपी में लिख लेना, बट फ्यूचर में ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। निश्चित नॉन नहीं, अनस्टेबल। ठीक है, यही चीज उन्होंने एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा ट्राई किया है पॉइंट नंबर 3 में, इलास्टिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रिंग बॉल मॉडल ऑफ सॉलिड। तो एक बार आप ये पढ़ो और कुछ डाउट है तो कुछ पूछो, 1 मिनट दे रहा हूं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई एग्जाम में आपसे बोला नहीं जाएगा ये एक्सप्लेन करो, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी, कि आपको पता होना चाहिए। और देखो ये जो मैंने आपको बताया, ये आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो तब तक ग्रो नहीं कर पाओगे। हर एक सक्सेसफुल पर्सन जो आप अपने आजू बाजू देखते होंगे, सबसे पहले तो अपने फादर से स्टार्ट करो, मदर से स्टार्ट करो अगर वर्किंग है, सब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके ही काम करते हैं, तो जाके ग्रोथ मिलती। अगर आपको हमेशा कंफर्ट जोन में ही रहना है तो ग्रोथ भी लिमिटेड ही होगी। ये ऐसा बताया जाता है कि दिस इज योर कंफर्ट जोन इनिशियली। अब जब आप यहां पर जाके काम करने लग जाते हो तो थोड़े टाइम में आपका कंफर्ट जोन का सर्कल बढ़ जाता है। मतलब आप अब इस पूरे सर्कल, इस पूरे रेडियस में कंफर्ट फील करने लगते हो। जैसे कि इनिशियल तौर पे जब हमने टीचिंग स्टार्ट की थी 12th के बाद, तब 2 बच्चों को 3 बच्चों को साथ में लेकर पढ़ाना भी टफ लगता था हमें, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन नहीं था, तो हम 1 to 1 पढ़ाते थे। बट फिर मैंने क्या किया, 2 से 3-4 बच्चों को स्टार्ट किया एक साथ लेना। मतलब मैं मेरे कंफर्ट जोन से गया बाहर और फिर कुछ टाइम तक 3-4 बच्चों को ग्रुप में पढ़ाने लगा। तो मतलब ये मेरा बन गया कंफर्ट जोन। अब 3-4 बच्चे भी कम होते हैं तो एक्स्ट्रा क्लास, बैकअप क्लास 10-10 बच्चों की रखने लगा। 10-10 स्टूडेंट होते थे। मतलब मैंने वापस से जंप मारा मेरे कंफर्ट जोन के बाहर और कुछ टाइम तक 10-10 बच्चों की क्लास लेने लगा। तो बेसिकली जो इनिशियली कंफर्ट जोन इतना था मेरा, बढ़कर इतना हो गया, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। साला 10 बच्चे भी कम थे तो एक टाइम पे 30 बच्चों का क्लास भी लेना पड़ा। दैट इज इनिशियली हमारा कोई कंफर्ट जोन नहीं था, बट मैनेज करना सीखा 30 बच्चों को साथ में। और एक टाइम पे अभी हमारे कैंप होते हैं, आपको भी वो मिलेगा जनवरी में, 100 स्टूडेंट्स की क्लास में भी पढ़ाने लग गए। जब 100 स्टूडेंट सामने बैठे और उनको कंट्रोल करना, तो बेसिकली अगर मुझे मेरी ग्रोथ चाहिए थी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जब तक बाहर नहीं निकलोगे, गलतियां नहीं करोगे, तब तक सीखोगे नहीं। यही मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास में रखो वीडियो ऑन सबसे पहले, क्योंकि वो आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालता है। अभी आप पीछे लेट के पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता है, बट जब आप वीडियो ऑन करके पढ़ते हो तो बेसिकली आप वापस क्लासरूम एटमॉस्फेयर में पहुंचते हो। टीचर मुझे देख रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसे तो ऑफलाइन में आना चाहते हो और ऑफलाइन का ये वाला टेस्ट लेना ही नहीं चाहते कि भाई पहले वीडियो तो ऑन करो, फिर आप ऑफलाइन जैसे माहौल में आ सकते हो। तो ट्राई करो, पहले अपना कंफर्ट जोन ढूंढो और उससे एक स्टेप बाहर रख के काम करने का ट्राई करो। एकेडमिक्स हो या लाइफ, ग्रोथ मिलेगी। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 3 में कोई डाउट हो तो पूछो। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज, ज्ञान बांट दिया मैंने बस। अब देखिए, अब आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। पहली होती है स्ट्रेस। अब ये वही है जो आपको मिलता है, टेंशन भी मिला था, स्ट्रेस भी दिया जा रहा है टीचर पेरेंट्स से, बट फिजिक्स में थोड़ा मतलब दोनों का अलग होता है। टेंशन आई होप आप क्लियर हो चुके हो।
और स्ट्रेस क्या होता है उसकी बात हम करते हैं। बड़ा इजी सा डेफिनेशन होगा। जब मैं एक स्पंज को अंदर की तरफ कंप्रेस करता हूं तो जो फोर्स मैं लगाता हूं वो होती है अप्लाइड फोर्स। तो कोई मुझे बताएगा वो अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता था? अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत बेसिक डेफिनेशन है। और इस अप्लाइड फोर्स या फोर्स पर यूनिट एरिया? यस दृष्टि। सब प्रेशर। यस यार ये तो पढ़ के आए हम। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया कर दो तो भी वो प्रेशर ही होगा, चेंज नहीं होगा, फोर्स तो है ना। वेरी गुड सुजल, धनवी, हीत, निश्चित जिन्होंने मेरे को आंसर लिख के भेजे। और कोई भी है क्या? ऑलराइट। अब जैसे ही लगाया हुआ अप्लाइड फोर्स हटाया जाता है तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है बाहर की तरफ। दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। मतलब है तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही, बट अगर रीस्टोरिंग फोर्स होता तो बोल दिया जाता है स्ट्रेस, और अप्लाइड फोर्स हो तो बोल दिया जाता है प्रेशर। नोट्स में करेक्शन करना पड़ेगा आपको। डेफिनेशन तो उन्होंने सही दी है नोट्स में, बट फॉर्मूला गलत दिया हुआ है। फॉर्मूले में उन्होंने लिखा है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड को काट के रीस्टोरिंग करो। स्ट्रेस इज नथिंग बट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब चलिए पूछते हैं जेनिल। जेनिल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर या स्ट्रेस? दोनों की एक ही बात होगी, फॉर्मूला सेम है। न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। पक्का? हाँ। फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर होता है। मीटर स्क्वायर, सॉरी, मीटर स्क्वायर। यस, मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी सब निकाल सकते हैं। फोर्स का सबको पता है, एरिया का सबको पता है, रेशियो लोगे तो स्ट्रेस मिल जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला वाइज। तो स्ट्रेस क्लियर है। स्ट्रेस इज नथिंग बट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया हो तो प्रेशर, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हो तो स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस भी 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट के पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ और उस डिफॉर्मिंग फोर्स से ऑब्जेक्ट का कौन सा डायमेंशन चेंज हो जाए? लेंथ। आई अगेन रिपीट, ये ऑब्जेक्ट था, अगर मैं इसको बाहर की तरफ खींचूंगा तो इसका कौन सा डायमेंशन सबसे पहले चेंज होता हुआ दिखेगा? लेंथ। तो उस वक्त अंदर की तरफ जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। बट अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को खींचकर उसकी लेंथ बढ़ाने का ट्राई किया होता तो इस वक्त अंदर की तरफ जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में लेके जाना चाहता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पहला टाइप का स्ट्रेस बनता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ से रिलेटेड होता है। बट इसमें भी 2 कैटेगराइजेशन हो जाएंगे। लेंथ बढ़ रही थी तो लेंथ कम भी तो हो सकती है। मैं ऑब्जेक्ट को खींचने की जगह अंदर की तरफ कंप्रेस भी तो कर सकता था, दोनों ही वक्त लेंथ चेंज होती। एक केस में लेंथ बढ़ रही थी बाहर की तरफ, एक केस में लेंथ कम हो रही है। तो हमने इनके भी 2 टाइप कर दिए। मुझे कोई बताएगा वो 2 टाइप कौन कौन से होंगे? अगर लेंथ बढ़े तो स्ट्रेस का नाम क्या होगा, और लेंथ कम हो तो वो कौन से टाइप का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा? जस्ट रेज हैंड, मैं आपको मौका दे देता हूं बोलने का। यस रिया।
सर अगर लेंथ बढ़ेगी तो वो टेंसिल स्ट्रेस। यस, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। नोट्स में दिया होगा कि जब लेंथ बढ़ती है, मतलब जब इसकी लेंथ बढ़ी, तो इस वक्त अंदर की तरफ जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो है, बट उसको क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। बट अगर यही मैं इसको अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा होता तो फिर रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगती। तो दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कौन सा स्ट्रेस होगा रिया? कंप्रेशन स्ट्रेस। कंप्रेशन शायद। स्ट्रेस। यस, कंप्रेशन स्ट्रेस, वेरी गुड। सो दो टाइप के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुए। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ का चेंज होना। अब लेंथ दो तरीके से चेंज हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर बढ़ रही हो तो टेंसाइल स्ट्रेस, कम हो रही हो तो कंप्रेशन स्ट्रेस। पॉइंट नंबर 1, पेज नंबर 101, 101। निश्चित उस पर भी आऊंगा मैं। जिन जिन लोगों ने मुझे, वैसे निश्चित ने लिख के भेजा है कि सर प्रेशर का यूनिट तो पास्कल भी होता है, तो वो सही है। चैप्टर नंबर 10 फ्लूइड्स जब पढ़ेंगे तब पास्कल ही लेंगे, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल ही होता है। ऑलराइट, सेकेंड टाइप का स्ट्रेस वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेस। मतलब आपका डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर, सपोज करो एक स्पंज है, बट वो पूरा एक स्फीयर शेप का, स्फेरिकल शेप का है, ग्लोब टाइप। अगर आप उसको चारों पांचों साइड से पकड़ के अंदर की तरफ कंप्रेस करते तो उसका वॉल्यूम चेंज होता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे हो तो आर कम हो रहा है ना, आर कम हो रहा है मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इस वक्त भी तो बाहर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो उसको अपने ओरिजिनल शेप में लाना चाहेगा। तो इस टाइप के स्ट्रेस को हमने क्या नाम दिया? दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। 3-4 नाम दिए, बल्क स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। जो भी नाम पसंद है लिख लो, सबसे ज्यादा यूज होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो आई अगेन रिपीट, जब आपके डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज हो, तो उस केस में, स्पेसिफिकली उस केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा या बल्क स्ट्रेस। मतलब एक चीज कॉमन है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वही स्ट्रेस होता है। बट लेंथ चेंज हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम चेंज हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्लियर है? ये पेज नंबर 101 पे दिया है। थर्ड टाइप का स्ट्रेस जो होता है वो होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस। पहला स्ट्रेस हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा पढ़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, थर्ड होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। अब ये क्या होता है वो समझो। इसके लिए एक मोटी बुक की जरूरत पड़ेगी, फेस तो सबने किया है। देखो, सपोज करो ये अच्छी खासी मोटी बुक है, और मोटी बुक हो तो ज्यादा अच्छे से होगा। जब हम ऊपर टेंजेंशियल ऐसा फोर्स अगर मैं लगाऊं तो इस फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, जो सरफेस से पैरेलल होता है। जब मैं ये फोर्स लगाऊंगा तो ये बुक आगे की तरफ शिफ्ट होगी। देखो बेस फिक्स है अपनी जगह पर, बेस नहीं हिला है, बट टॉप लेयर जो थी वो आगे की तरफ मूव कर गई है। इमेजिन कर पा रहे हो ये चीज? आपके साथ भी मोटी बुक के साथ हुआ होगा। इस वक्त जो फोर्स मैंने लगाया है, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स विच इज पैरेलल टू दी सरफेस। बट अगर मेरा लगाया हुआ ये फोर्स मैं हटा दूं तो वापस से पीछे की तरफ क्या लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लाके देगा। ये देखो इस तरीके से पीछे आ जाएगी वापस। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी घर के बड़े बॉक्स लेना, कोई
कोई आपके पास कार्टून पड़ा हो, बॉक्स बड़ा सा, और उसकी लोअर जो सरफेस है उसको फिक्स करो और ऊपर वाली को टेंजेंशियल फोर्स लगा के मूव कराओ आगे की तरफ, तो आपको अपना ये कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। और जैसे ये टेंजेंशियल फोर्स हटाओगे ये वापस पीछे की तरफ आएगा, तो वो पीछे की तरफ जो फोर्स उसको लेकर आया उसी को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इन दिस केस दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस से ज्यादा क्लियर हो पाएगा। यस कानन? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कोई नहीं, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम ना होना अच्छी बात होती है। ठीक है, जैनिल क्या नहीं पता लगा बता दे वापस से अब तू। सर ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का एग्जांपल क्या होगा? मैंने बोला ना अभी इमेजिन करना पड़ेगा। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में कि कुछ भी ऐसा एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर जिसको तू कंप्रेस या एक्सपांड करे जिससे उसका वॉल्यूम चेंज हो। अब जैसे सपोज कर एक बलून है, वो बलून के अंदर तूने एकदम मैक्सिमम हवा नहीं भर रखी है, चांसेस है और आ सकती है, तो इस बलून को तू थोड़ा अंदर की तरफ कंप्रेस कर सकता है। थोड़ा करना, पड़ जाएगा नहीं तो थोड़ा करना, पर जैसे ही वो हटाता है तो वो बलून की जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन से वो बाहर की तरफ मूव करेगी वापस से। इस वक्त जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा वो जनरल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा। मतलब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, व्हाट इज स्ट्रेस का फॉर्मूला? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अलग अलग जगह पर अगर लेंथ चेंज हो रही हो उस सिनेरियो में रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। वॉल्यूम चेंज हो रहा हो उस केस में रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और अगर इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स लगा होता उस केस में जो स्ट्रेस होता वो होता है शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्लियर है? तो स्ट्रेस और स्ट्रेस के 3 टाइप्स ये मैंने आज किए। अगली क्लास में हम जब भी आप ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस डेवलप करते हो तो एक क्वांटिटी और वहां पे अराइज होती है, स्ट्रेन। स्ट्रेस के साथ एक और आ जाएगा, स्ट्रेन। तो अगली क्लास से पहले आप इसके बारे में पढ़ के आओगे नोट से, स्ट्रेन क्या है, और अगर 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं तो स्ट्रेन भी 3 टाइप के ही होते हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट पढ़ के आएंगे। और आज के पढ़े हुए पार्ट में से अगर कोई डाउट हो, मैंने आपके नोट्स के 2 पेज कवर किए, 100 और 101। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि उससे नेक्स्ट पेज पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, सो दैट हम इस चैप्टर में आगे बढ़े। छोटा चैप्टर है, इजी है, बट अगेन कितना भी इजी हो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। सेल्फ स्टडी तो जरूरी है। ऑलराइट, और डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा मुझसे, सिद्धनाथ सर से, लीना मैम से। बाय बाय एवरीवन।